नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और भारत के संविधान में हमने संविधान के वैचारिक तत्वों को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने पढ़ना प्रारंभ किया था संसदीय व्यवस्था के बारे में। तो संसदीय व्यवस्था की जो प्रथम क्लास थी उसके अंदर हमने संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के बारे में जाना। दूसरी क्लास में हमने किसके बारे में जाना, राज्यसभा के बारे में। और आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है लोकसभा। लोकसभा यानी कि लोगों की सभा। लोकसभा को लोगों की सभा क्यों बोला जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लोगों की सभा। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए या भारत के अंदर जिस प्रकार की शासन प्रणाली के स्वरूप को अपनाया गया है, उस शासन प्रणाली की बात की जाए तो भारत के अंदर अपनाया गया है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो शासन सत्ता का जो केंद्र होता है वो होता है जनता। और भारत की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना भी बोल रही है कि हमारा जो शासन है उस शासन के स्वरूप में जो शक्ति का स्रोत है वो स्रोत क्या है, भारत की जनता है या हम भारत के लोग हैं। हमारी प्रस्तावना क्या बोल रही है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं कि निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से या चुनावों के माध्यम से हम भारत की जनता क्या कर रहे हैं, अपनी जो शक्ति है या जो अपनी इच्छा है उस इच्छा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डेलीगेट कर रहे हैं। ये हम अपनी इच्छा को किनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किनको डेलीगेट कर रहे हैं, ये हम डेलीगेट कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों को। और ये जनप्रतिनिधि कहाँ पे जाके बैठते हैं, ये जनप्रतिनिधि जाके बैठते हैं लोकसभा में। कहाँ पे जाके बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। और लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल होता है वो क्या कर लेता है, सरकार का गठन कर लेता है। और जो अल्पमत में होता है वो किसकी भूमिका निर्वाह करता है, विपक्ष की भूमिका निर्वाह करता है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि लोकसभा क्या है, लोगों की सभा है। क्योंकि लोकसभा में कौन लोग बैठे हुए हैं, वह लोग बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या जनता की इच्छा को प्रदर्शित कर रहे हैं। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, प्रथम सदन भी बोलते हैं। क्योंकि प्रथम सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और क्योंकि जो लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसीलिए लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, प्रथम सदन भी बोलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो PYQs हैं उन PYQs को इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है ताकि आपके जो टॉपिक है यानी कि जो लोकसभा का टॉपिक है वो टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और PYQs यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करने का हम तरीका भी सीख पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं जो लोकसभा का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि लोकसभा की संरचना यानी कि लोकसभा की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पर आपको विचार करना है। अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें, इसमें क्या बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है। अब देखो, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, आर्टिकल 79 है संसद के गठन से संबंधित, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद का गठन किन किन के मिलने से होता है, संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के मिलने से होता है। और ध्यान में यह रखना है कि राष्ट्रपति क्या है, संसद का अंग है, संसद का सदस्य नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 80 की, तो आर्टिकल 80 में क्या दे रखा है, राज्यसभा का गठन दे रखा है, राज्यसभा की संरचना दे रखी है या कंपोजिशन ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 81, तो आर्टिकल 81 के अंदर क्या दिया है, आर्टिकल 81 में दिया हुआ है लोकसभा की संरचना के बारे में। तो स्टेटमेंट में ये बोला गया कि आर्टिकल 81 का संबंध लोकसभा से है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 552 निर्धारित की गई है और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 545 है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है कि लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य कितने हैं और वास्तविक सदस्य कितने हैं। ये अधिकतम सदस्य और वास्तविक सदस्यों का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। नंबर 1 अधिकतम सदस्य, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि वास्तविक सदस्य कितने हैं। वास्तविक सदस्य,
अब देखो, अगर हम बात करें हमारा संविधान क्या बोल रहा है, हमारा संविधान लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या की बात कर रहा है। संविधान वास्तविक संख्या के बारे में नहीं बता रहा है कि वास्तविक संख्या कितनी होगी। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी उसके बारे में संविधान क्या बोल रहा है? अधिकतम संख्या के बारे में संविधान ये बोल रहा है कि 530 सदस्य, अधिकतम 530 सदस्य कहाँ से होंगे? राज्यों से होंगे। अधिकतम 530 सदस्य कहाँ से होंगे? राज्यों से होंगे। और अगर हम बात करें यूटीज यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य होंगे। क्वेश्चन ये राइज हुआ कि यहाँ से जो 530 सदस्य आएंगे और यहाँ से जो 20 सदस्य आएंगे, इनका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा? तो संविधान में लिखा है कि इनका चुनाव तो किया जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। कौन सी निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। जबकि जो यूटीज हैं, यहाँ से जो लोकसभा के सदस्य आने वाले हैं, उनका जो निर्वाचन है उसके संदर्भ में कौन तय करेंगे? संसद विधि के द्वारा, संसद की विधि के द्वारा तय किया जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संविधान के अंदर नहीं लिखा है कि जो यूनियन टेरिटरीज के जो लोग हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा। इसमें लिखा हुआ है कि संसद विधि बनाकर ये निर्धारित करेगी कि जो केंद्र शासित प्रदेश से जो लोकसभा के सदस्य आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लिखा था, यहाँ पे संसदीय विधि लिखा था। तो संसद ने क्या किया साथियों? एक विधि का निर्माण किया। उस विधि का नाम क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि सांसदों की जो योग्यता एवं अयोग्यता से संबंधित जो विधि है वो तो है 1951 की। जबकि जो निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार की प्रयोग में ली जाएगी उसका प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया है? 1950 में किया गया है। तो इसमें यह लिखा गया कि इनके अंदर जो निर्वाचन की जो प्रणाली अपनाई जाएगी वो निर्वाचन की प्रणाली अपनाई जाएगी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इसका तात्पर्य है कि पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, या जो पहले खंबे को छुएगा वही क्या करेगा साथियों? जीत जाएगा। कैसे? कहने का तात्पर्य, अगर मान लीजिए कहीं पे 100 वोट हैं, कहीं पे 100 वोट हैं और वहां पे क्या है? 4 प्रतिनिधि चुनाव में खड़े। एक प्रतिनिधि को 40 वोट मिल रहे हैं, दूसरे को 30 वोट मिल रहे हैं, एक को मान लीजिए एक को 20 वोट मिल रहे हैं, एक को 10 वोट मिल रहे हैं। तो पहले कौन आ रहा है? पहले 40 वाला आ रहा है। तो इसका तात्पर्य ये जीत जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर 50% वोट लाना जरूरी नहीं है, अपितु पहले आना जरूरी है। इसका तात्पर्य ये केवल 40% वोट लेके आके भी ये सदस्य क्या करेगा साथियों? चुनाव में जीत जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत जो हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 530 प्लस 20 प्लस 2 सदस्य। अब देखो ये प्लस 2 सदस्यों का क्या मामला है ये भी समझ लेते हैं। ये था कि हमारा जो मूलभूत संविधान था उसके अंदर ये उल्लेखित किया गया था कि 2 सदस्य क्या होंगे? एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे और उनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम 104वें जो संविधान संशोधन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2020 में, इसके द्वारा ये किया गया कि जो एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन का जो प्रोविजन था उस प्रोविजन को क्या कर दिया गया है साथियों? समाप्त कर दिया गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो पहले जो एंग्लो इंडियन के सदस्य जो मनोनीत किए जा रहे थे अब वो सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे। जो विधानसभाओं के अंदर जो लोकसभाओं के अंदर जो एंग्लो इंडियन के मनोनयन का जो प्रोविजन था उसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया है? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अभी तक अगर हमारे संविधान की बात करें तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 104वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो ये तो हमने जान लिया कि अधिकतम संख्या कितनी है। उसके बाद में वास्तविक संख्या कितनी है, इस वास्तविक संख्या को भी हम जान लेते हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य कुल अभी वास्तविक संख्या है 543। राज्यों से बात करें तो राज्यों से है अभी वर्तमान समय में 524 और
अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यूटीज की बात करें, तो यूटीज से साथियों कितनी है वर्तमान समय में सदस्य संख्या कितनी है? 19 है। और इस 19 में भी आपको कुछ डाटा याद रखना है, जैसे लद्दाख से कितनी सीट है? लद्दाख से 1 सीट है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें हैं? जम्मू कश्मीर से साथियों 5 सीटें हैं। उसके बाद में दिल्ली की अगर बात की जाए, एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है उसकी बात की जाए, तो वहाँ से सीटें हैं अभी 7। उसके अलावा दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव, वहाँ से कितनी सीटें हैं? 2 हैं। और बाकी की जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ से 1-1 सीटें हैं, तो कितनी हो जाएगी? 4 सीटें ये और बाकी की सीटें ये। अभी वर्तमान समय में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनसे सीटें की संख्या ये हो जाएगी। तो वर्तमान समय में कितनी है? 543 है। क्यों 543 क्यों है? क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन के जो मनोनियन का प्रोविजन था, उस मनोनियन के प्रोविजन को 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखो, स्टेटमेंट 1 हमने देख लिया था। उसके बाद में स्टेट नंबर 2 की बात करते हैं कि इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्तमान समय में कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। वर्तमान समय में कितनी हो सकती है? 550 हो सकती हैं, क्योंकि जो 2 सदस्यों के जो मनोनयन का प्रोविजन था उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो वैसे वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 545 है, तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी नहीं है? 545 नहीं है, अपितु वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। लेकिन ये पुराने एग्जामों में पूछा गया है, तब इसके अलग ऑप्शन सही हो रहे थे, लेकिन हमें वर्तमान के संदर्भ में इसकी बात की जाए तो केवल कौन सा सही होगा साथियों? केवल 1 सही होगा, बाकी 2 क्या होंगे? गलत होंगे। तो इसमें हमने जो इंफॉर्मेशन है अधिकतम संख्या की भी बात कर ली है और वास्तविक संख्या की भी बात कर ली है, और जो निर्वाचन की प्रणाली प्रयोग में ली जाएगी लोकसभा के सदस्यों के लिए उसकी भी बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 किसके बारे में है? पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन, वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें राज्यों, प्रत्येक जो राज्य हैं उन राज्यों के लिए जो स्थानों का आवंटन है वो आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये राज्यों को जो सीटों का आवंटन किया गया है वो सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो राज्यों को जो सीटों का आवंटन है, राज्यों को सीटों का आवंटन, राज्यों को जो सीटों का आवंटन किया गया है उस आवंटन का आधार क्या लिया गया है? जनसंख्या लिया गया है। आधार क्या लिया गया है? जनसंख्या। यानी कि जिस राज्य, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उस राज्य के लिए लोकसभा की सीटें क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। और जिस राज्य के लिए जनसंख्या कम होगी उस राज्य के लिए क्या होगा? लोकसभा की जो सीटें हैं वो सीटें भी क्या होने वाली है? कम होने वाली हैं। अगर हम बात करें इसके लिए कौन से सिद्धांतों को अपनाया गया है? इसके लिए 2 सिद्धांत अपनाए गए हैं। वो सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान में ये रखना है कि क्या सिद्धांत है। नंबर 1 तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि राज्यवार जो सीटों का आवंटन किया जाएगा वो राज्यवार सीटों का आवंटन जनसंख्या के समानुपात में किया जाएगा। जनसंख्या के राज्यों के बीच में जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के समानुपात में किया जाएगा। जनसंख्या के समानुपात में किया जाएगा। और नंबर 2 सिद्धांत ये ध्यान में रखना है कि राज्यों के अंदर एक ही राज्य है और उस राज्य के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटों, वहां पे भी सीटों में भी समानुपात का सिद्धांत अपनाया जाएगा। इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है कि राज्यों के बीच में जो सीटों का बंटवारा किया जाएगा वो जनसंख्या के समानुपात में किया जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है, अगर मान लीजिए कि यूपी की बात करें, वहां से लोकसभा की सीटें हैं 80 और मान लीजिए बिहार से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं, और यहाँ की जनसंख्या मान लीजिए 10 करोड़ है और यहाँ की जनसंख्या मान लीजिए 20 करोड़ है। तो जनसंख्या के समानुपात में सीटों का क्या किया जा रहा है? बंटवारा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीटों का अनुपात क्या है? 2:1 है, और यहाँ की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का अनुपात भी क्या है? 2:1 है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा, वहाँ से लोकसभा की सीटें भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी।
तो ये तो है कि राज्यों के बीच में जैसी जनसंख्या है उसी अनुपात में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। उसके बाद में है कि राज्यों के अंदर यानी कि राजस्थान में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। अगर मान लीजिए अजमेर में जो लोकसभा की सीट है वहां पे कुल जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व है वो है मान लीजिए 10 लाख। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाएगा कि प्रत्येक सीट कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ गई और अजमेर की जो सीट है उसके लिए जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व है वो बनाया गया 20 लाख, तो कोशिश इस प्रकार से की जाएगी कि राजस्थान की जो 25 की 25 सीटें हैं वहां पे भी क्या हो, जो प्रत्येक सीट है वो प्रत्येक सीट कितने का प्रतिनिधित्व करे, 20 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। अब देखो इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए क्या किया, प्रोविजन किया गया। यह प्रोविजन किया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन था कि प्रत्येक जनगणना के बाद में, जैसे ही जनगणना कंप्लीट होगी, प्रत्येक जनगणना के बाद में हम क्या करेंगे, जो ये सिद्धांत है इस सिद्धांत को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसका तात्पर्य है कि जो राज्य जनसंख्या, जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही हम लोकसभा की सीटों को बढ़ाएंगे और राज्यों के अंदर जो लोकसभा की सीटों का जो अनुपात है उस अनुपात में भी हम क्या करेंगे, फेरबदल करेंगे। तो प्रत्येक जनगणना के बाद में लोकसभा की सीटों में क्या किया जाएगा, लोकसभा की सीटों में परिवर्तन किया जाएगा। अब इस लोकसभा की सीटों में जब परिवर्तन किया जाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई हमें कमीशन बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि इसके लिए आप क्या करोगे, एक प्री-सीमन आयोग, एक किसका गठन करोगे, एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करोगे, प्री-सीमन का तात्पर्य है प्री ने चारों ओर, सीमाएं ने जो सीमांकन करने वाला है, तो प्री-सीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ये प्री-सीमन आयोग क्या करेगा, साथियों, ये जो दो सिद्धांत हैं इन दो सिद्धांतों को पूरा करने का प्रयास करेगा। कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग नई सीटों का सर्जन किया जाएगा और राज्यों के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं उन सीटों का भी समायोजन किया जाएगा। तो इसके लिए परिसमन आयोग, अभी तक भारत में कितने परिसमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, 4 परिसमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। प्रथम परिसमन आयोग 1951 की जनगणना के बाद में 1952 में बना, उसके बाद में 1961 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद में बना 1962 में, उसके बाद में 1971 की जो जनगणना हुई उसके बाद में जो परिसमन आयोग बना वो 1972 में बना, उसके बाद में जो 2001 की जनगणना हुई उसके बाद में 2002 के अंदर एक परिसमन आयोग बनाया गया। अब देखो, जो हमारी प्रथम जनगणना हुई 1951 और उसके बाद में 1952 के अंदर जो परिसमन आयोग बना, उसने जो लोकसभा की कुल सीटें की संख्या जो निर्धारित की थी वो की थी साथियों 490 यानी 489। उसके बाद में 1971 के अंदर 1971 में जो जनगणना हुई और उसके बाद में 1972 में जो परिसमन आयोग बनता है उसके द्वारा जो सीटों की जो संख्या निर्धारित की गई थी, वो सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, वो सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी 543। वो कितनी निर्धारित की गई साथियों, 543 और प्लस 2 सदस्य जो मनोनीत होने का जो प्रोविजन था, लेकिन जो मनोनीत होने का जो प्रोविजन था उसको तो क्या कर दिया गया है, अब उस मनोनीत होने वाले प्रोविजन को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब देखो, हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या की जाएगी, लोकसभा की सीटों में परिवर्तन किया जाएगा और ऐसा परिसमन आयोग के बाद में किया जाएगा। लेकिन जनगणना तो 1981 में भी हुई, जनगणना तो 1991 में भी हुई, 2001 में भी हुई, 2011 के अंदर भी हुई, लेकिन यहाँ पे कोई परिसमन आयोग नहीं बने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1971 के बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई और उनका जो मुख्य कार्यक्रम था जनसंख्या नियंत्रण, उसी जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने 2 संविधान संशोधन की। उन्होंने जो संविधान संशोधन किया वो संविधान संशोधन था साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 की सहायता से ये प्रोविजन किया गया कि क्या प्रोविजन किया गया कि हम क्या नहीं करने वाले हैं कि 2001 तक क्या करेंगे, जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटों को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, लोकसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया। और उसके बाद में अगर बात करें, इसी का डबल कर लो, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, यानी कि जो 84वां संविधान संशोधन 2002 था उसके द्वारा क्या प्रोविजन कर दिया गया, उसके द्वारा प्रोविजन ये कर दिया गया था कि हम 2026 तक क्या कर रहे हैं, लोकसभा की सीटें
2026 तक लोकसभा की सीटों को की संख्या को क्या कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। तो 2026 तक लोकसभा की सीटों को अगर निश्चित कर रहे हैं तो 2026 तक अधिकतम सदस्य संख्या कितनी रहेगी, 550 बनी रहेगी, क्योंकि 2 सदस्य जो मनोनीत होने वाला उसका प्रोविजन समाप्त हो गया। तो अब क्या होगा कि 2026 के बाद में जो लोकसभा की सीटें हैं वहां तक निर्धारित कर दी गई। अब 2026 के बाद में जो जनगणना होगी उस जनगणना के बाद में ही लोकसभा की सीटों का क्या किया जा सकता है, फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि अब देखते हैं आगे किस प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, या सरकारें हो सकता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी भी कर सकती हैं, क्योंकि जो नया संसद भवन बना है वो इसी दिशा में कुछ प्रगति दिखाई दे रही है। अब देखो, हमने ये देखा कि लोकसभा की कुल सीटों को तो क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया, और लोकसभा की कुल सीटों को 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। तो यहां से हमें कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में जो लोकसभा की जो सीटों का निर्धारण किया गया है वो कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है, 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग इसको निर्धारित किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज हुआ, तो फिर ये जो 4th कंपैरिजन आयोग बना इसका गठन क्यों किया गया? इसका गठन किया गया साथियों लोकसभा की सीटों का समायोजन के लिए, लोकसभा की सीटों का समायोजन के लिए। लोकसभा की सीटों का समायोजन का तात्पर्य देखो, अभी हमने 2 सिद्धांत देखे। मैंने पहला सिद्धांत बनाया कि राज्यों के बीच में जनसंख्या का समानुपात किया जाएगा, यानी कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही क्या कर दिया जाएगा, सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया जाएगा। नंबर 2 था कि राज्यों के बीच में जो लोकसभा की सीटें हैं उनके में भी समानुपात का सिद्धांत अपनाया जाएगा। तो जो 4th डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया उसकी सहायता से इसमें तो किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया, लेकिन फेरबदल कहां पे किया गया, इसमें फेरबदल किया गया। इसका तात्पर्य है कि जो फोर्थ जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था, डीसी बना था, उसकी सहायता से हमने क्या किया है, लोकसभा की जो सीटें हैं उन लोकसभा की सीटों का समायोजन किया है। और इसके लिए जो जनगणना का आधार बनाया गया है, यानी जो जनसंख्या को आधार बनाया गया है वो बनाया गया है 2001 की जनसंख्या को। 2001 की जनसंख्या को आधार बनाया गया किसके लिए, लोकसभा की सीटों के समायोजन के लिए। लोकसभा की सीटों के समायोजन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। इसका तात्पर्य ये हो गया कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ दो जनगणना काम में ली जा रही है। एक तो 1971 की जनगणना, एक ली जा रही है 2001 की जनगणना। 1971 की जनगणना किसके लिए काम में ली जा रही है, कुल संख्या के लिए, लोकसभा की कुल संख्या के लिए। जबकि जो 2001 की जनगणना काम में ली जा रही है वो किसके लिए काम में ली जा रही है, वो लोकसभा की सीटों के समायोजन के लिए। लोकसभा की सीटों के समायोजन के लिए अगर हम बात करें तो उसकी के समायोजन, इसके लिए कौन सी जनगणना काम में ली जा रही है, इसके लिए 2001 की जनगणना काम में ली जा रही है। और उसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो 87, जो 87वां संविधान संशोधन था, उसकी सहायता से ये बोला गया कि हम लोकसभा की सीटों के समायोजन के लिए कौन सी जनगणना को आधार में लेने वाले हैं, 2001 की जनगणना को आधार में लेने वाले। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या लोकसभा की सीटों के समायोजन के बारे में है या कुल जनसंख्या, कुल सीटों के बारे में है? तो क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए जो स्थानों का आवंटन है, अर्थात ये पूछा गया है कि जो कुल लोकसभा की सीटें हैं उन कुल लोकसभा की सीटों के लिए किसको संदर्भ में लिया गया है। तो कुल लोकसभा की सीटों के लिए या राज्यवार जो सीटों का आवंटन किया गया है उसके लिए कौन सी जनगणना को आधार बनाया गया है, 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। और इसके लिए कौन से संविधान संशोधन है, 42वां और उसके बाद में 84। ये 2 संविधान संशोधन भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हमने पूरा सिद्धांत पढ़ा और उसके बाद में हमने ये जाना कि लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है उसका आधार किस प्रकार से तय किया जाता है। उसके बाद में इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है अगला, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। 84 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कि जो 84वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, अभी हमने पढ़ा था 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सीटों को, देखो क्या बोला गया है, कुल सदस्य सीटों को की संख्या का निर्धारण किया गया 1971 की जनगणना के आधार पर। जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी को वापस आंसर के फॉर्म में एक नया क्वेश्चन है कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद में पहली जनगणना नहीं होगी, ये वर्ष विशेष है। तो अभी मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो ये किया गया कि 2001 तक
लोकसभा की कुल सीटों को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें 84 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसकी सहायता से क्या कर दिया गया, 2026 तक क्या कर दिया गया, लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसको निश्चित कर दिया गया। और ये बोला गया कि 2026 के बाद में जब हम जनगणना करेंगे उसी जनगणना के बाद में हम क्या करने वाले हैं, लोकसभा की सदस्य संख्या को परिवर्तित करने वाले हैं। तो वो वर्ष विशेष कौन सा है, वो वर्ष विशेष कौन सा है साथियों, 2026। ऐसा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्री सिमन आयोग से संबंधित। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोला है। प्री सिमन आयोग यानी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नंबर ए बोला है कि इसका अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उसके बाद में 2 में बोला गया है कि इसकी अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब देखो क्वेश्चन किससे संबंधित है, प्री सिमन आयोग से संबंधित है। तो हम प्री सिमन आयोग के बारे में जान लेते हैं। प्री सिमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन, अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है। अभी हमने देखा कि प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या किया जाएगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या को परिवर्तित किया जाएगा और लोकसभा की जो सीटें हैं उनका क्या किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। उसके लिए हम एक आयोग का गठन करने वाले हैं। उस आयोग का क्या नाम होगा, उस आयोग का नाम होगा प्री सिमन आयोग होगा। प्री सिमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, संसद विधि बनाकर ऐसा गठन करेगी। अभी तक कितने प्री सिमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, 4 प्री सिमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। लेकिन क्वेश्चन किससे संबंधित है, प्री सिमन आयोग की जो संरचना है उस संरचना से संबंधित है। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, नंबर 1 है कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इसलिए बनाया जाएगा ताकि जो प्री सिमन की जो गतिविधियां होती हैं उसको क्या रखा जा सके, उसको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से किया जा सके। वरना क्या होगा कि साथियों भारत में किस प्रकार की राजनीति चलती है, पहचान आधारित राजनीति चलती है, यानी जाति आधारित, धर्म आधारित, भाषा आधारित राजनीति चलती है। तो अगर मान लीजिए लोकसभा के सदस्यों में से या विधानसभा के सदस्यों में से या किसी राजनेता को इसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या नहीं होगा कि निष्पक्ष रूप से प्री सिमन की जो गतिविधि है वो संपन्न नहीं हो पाएगी। इसीलिए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अध्यक्ष किसको बनाया गया है, न्यायाधीश को बनाया गया है, ताकि कार्य क्या हो सके, निष्पक्ष रूप से हो सके और स्वतंत्र रूप से हो सके। उसके बाद में इसके जो सदस्य होंगे, पदेन सदस्य कौन होंगे, पदेन सदस्य का तात्पर्य है कि वो अन्य पोस्ट पर होते हैं लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो इनके लिए भी कार्य करने वाले हैं। तो पदेन सदस्य कौन हो सकते हैं, जो हमारे चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं, या जो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनमें से किसी को भी किसके रूप में नियुक्त किया जा सकता है, पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो राज्य के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, राज्य के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उन राज्य के निर्वाचन अधिकारियों को भी क्या किया जा सकता है, पदेन सदस्य के रूप में अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जाएगा, इनके जो सदस्य होंगे, 5 सदस्य तो क्या होंगे, लोकसभा में से लिए जाएंगे और 5 सदस्य विधानसभा के सदस्य होंगे। अर्थात कोई राजनेता होंगे जो 5 लोकसभा से होंगे और 5 कहाँ से होंगे, राज्यों की विधानसभा से होंगे। लेकिन इन सदस्यों को किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, इनको किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में जो बात ध्यान में रखने योग्य है ये है कि अगर प्री सिमन आयोग ने अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की अनुशंसाएं की है या किसी भी प्रकार की जो रिकमेंडेशन दी है, उनको क्या नहीं दी जाएगी, किसी भी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं। क्योंकि अगर न्यायालय में चुनौती देने का ऑप्शन दे दिया गया, पहले बात तो जो कार्य किया जा रहा है वो न्यायाधीश के द्वारा ही किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा ही किया जा रहा है, तो न्यायालय में चुनौती देने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर मान लीजिए हमने न्यायालय में चुनौती देने का ऑप्शन दे दिया तो फिर तो हमारे कोई राजनेता संतुष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे भाषा के आधार पर, कहीं पे जाति के आधार पर, कहीं पे धर्म के आधार पर जो प्री सिमन है उसका समायोजन अच्छा नहीं लगेगा उनको। तो उस कंडीशन में कोर्ट के अंदर क्या बढ़ सकते हैं, केसेज बढ़ सकते हैं। इसीलिए न्यायालय के अंदर चुनौती का ऑप्शन नहीं है।
अभी तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं? 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जो नंबर के जो 1952 में, 1962 में और 1972 के अंदर गठित किया गया है। उनकी सहायता से क्या किया गया था, लोकसभा एवं विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उनको भी परिवर्तित किया गया था, और उसके साथ में क्या किया था, लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सीटों को भी परिवर्तित किया गया। इसके अलावा लोकसभा एवं विधानसभा की जो सीटें होती हैं उनका समायोजन भी किया गया था। लेकिन जो 2002 के अंदर जो परिसीमन आयोग बना और जिसने अपनी रिपोर्ट दी 2008 के अंदर, ये किसके नेतृत्व में बना था? न्यायाधीश कुलदीप सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बना? न्यायाधीश कुलदीप सिंह के नेतृत्व में बना, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट की कब दी? 2008 के अंदर। और इसकी सहायता से केवल क्या किया गया, इसकी सहायता से केवल जो लोकसभा की जो सीटें हैं, जो विधानसभा की सीटें हैं, उनका समायोजन किया गया था। अब देखो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है? नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो क्या होता है, इसका पदेन सदस्य होता है, जबकि इसका अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है। उसके बाद में इसकी अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा जो राजनीतिक विवाद हैं उनको रोकने के लिए न्यायालय में चुनौती का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो सही स्टेटमेंट की बात करनी है तो सही स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। लोकसभा के अंदर निर्वाचन का जो नामांकन पत्र है वो कौन भर सकते हैं? अगर मान लीजिए आप भी क्या चाहते हैं, लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, तो आप कहां से अपना निर्वाचन पत्र दाखिल कर सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है। यानी कि ये हुआ कि कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, उस सदस्य के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उस योग्यता के संदर्भ में बातें की गई हैं। तो योग्यता की बात की जाए तो अगर हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो आर्टिकल 84 के अंदर ये बोला गया है कि सांसदों की क्या योग्यता होनी चाहिए। सांसदों की ये योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, और लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा क्या हो कि वो निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत हो, यानी कि चुनाव जीतने के बाद में निर्वाचन आयोग क्या करे, एक सूची बना के सदन को भेजे कि ये सदस्य चुनाव जीत के आए हैं। उसके बाद में वो हमारी संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, उस तीसरी अनुसूची के अंदर जो शपथ लिखी गई है, उस शपथ का क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करें। तो शपथ में किस बात की शपथ ग्रहण की जाती है? शपथ इस बात की ग्रहण की जाती है सदस्यों के द्वारा कि हम क्या करेंगे, हमारे संविधान के प्रति, विधि द्वारा स्थापित जो हमारा संविधान है उसके प्रति क्या रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, निष्ठा की भावना रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे देश की प्रभुत्ता है और जो अखंडता है उसको क्या रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, यानी उसको बनाए रखेंगे। ये शपथ ली जाती हैं। उसके बाद में जो अगली विशेषता लिखी है, योग्यता लिखी है कि अन्य योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद विधि बनाकर तय करेगी। अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद विधि बनाकर तय करेगी। तो इसी के संदर्भ में एक विधि बनाएगी जिसका नाम है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसमें यह प्रोविजन किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक जो क्या हो, पूरे देश में कहीं भी या पूरे देश में किसी भी स्थान पर, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्थान पर क्या हो, मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत हो। मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है या चुनाव के लिए नामांकन भर सकता है। तो अब देखो इसका ऑप्शन की बात करते हैं। भारत के अंदर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ये सही भी लग रहा है, लेकिन आगे के ऑप्शन भी देख रहे हैं कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाना है वहीं के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है ना कि भारत का कोई भी नागरिक हो और वो कहीं पे भी क्या हो, मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत हो, तो वो कहीं से भी पूरे भारत क्षेत्र से क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन, भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन
क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है, इन्हें नामांकन दाखिल किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ऐसा लिखा है हमारे जनप्रतिनिधित्व 1951 में लिखा है कि भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, लेकिन एकदम करेक्ट कौन सा है? सी ऑप्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हैं और आपकी इच्छा हो गई कि आप लद्दाख से जाके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो गई कि गुजरात के अंदर, गुजरात से आप क्या करना चाहते हैं? चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहाँ से भी जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपका कहीं पे भी पूरे भारत क्षेत्र में कहीं पे भी आपको क्या होना चाहिए? एक मतदाता सूची के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और चुनाव आप भारत के अंदर कहीं से भी लड़ सकते हैं। जैसे मोदी जी की बात करें, गुजरात के निवासी हैं, अर्थात ये हुआ कि उनका जो नामांकन है मतदाता सूची के रूप में वो तो गुजरात में है, लेकिन चुनाव कहाँ से लड़ा? उन्होंने वाराणसी से लड़ा। तो वो चीज़ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी लोकसभा के अंदर जो सीटों के अंदर जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 330 की, आर्टिकल 330 में क्या बोला गया है कि जो लोकसभा है उस लोकसभा के अंदर एससी और एसटी इनके लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, वो रिजर्वेशन का प्रोविजन कहाँ पे है? आर्टिकल 330 के अंदर है। आर्टिकल 331 किससे संबंधित है? कि वो है लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन था या उनके लिए जो सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रोविजन था, वो आर्टिकल 331 में था। उसके बाद में 332 में क्या है? 332 के अंदर है कि विधानसभाओं के अंदर जो एससी एसटी हैं उनकी जो सीटें हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो कहाँ पे है? आर्टिकल 332 में है। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 333 में, तो आर्टिकल 333 में क्या प्रोविजन था कि विधानसभाओं के अंदर जो एंग्लो इंडियन है वो एंग्लो इंडियन को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा या उनके लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाएगी। लेकिन ध्यान क्या रखने योग्य बात है कि 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा जो एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन का कॉन्सेप्ट था उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है कि लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं के अंदर जो एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन का कॉन्सेप्ट था, उस मनोनयन के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से किया गया है? 104वें संविधान संशोधन की सहायता से ऐसा किया गया। तो लोकसभा के अंदर जो एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो कहाँ पे है? 330 में है। जबकि विधानसभाओं में जो एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे दिया गया है? 332 में दिया गया है। देखो साथियों, ऐसा इसलिए किया गया हमारे संविधान में क्योंकि आज़ादी से पहले किस प्रकार के निर्वाचन प्रणाली की बात की जा रही थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की जा रही थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंदर होता कि जिस समुदाय के व्यक्ति चुनाव में खड़े होते थे, वोट भी उसी समुदाय के लोग देते थे। लेकिन हमने क्या किया? आज़ादी के बाद में जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली का परित्याग किया और हमने क्या किया साथियों? सर्वसमावेशी लोकतंत्र अपनाने के लिए क्या किया? समाज के जो कमजोर वर्ग थे, उन समाज के जो कमजोर वर्ग या जो समाज की मुख्य धारा से जो वंचित लोग थे, उनको समाज की मुख्य धारा में समावेशित करने के लिए हमने क्या किया? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया और उनको राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर, जो लोक नियोजन के क्षेत्र में उनको क्या किया गया? रिजर्वेशन दिया गया, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कैसा बन सके? सर्वसमावेशी बन सके। इसीलिए हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल जोड़े गए? इसलिए हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 330 को जोड़ा गया और इसीलिए हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 332 को जोड़ा गया। तो हम ये दो आर्टिकल मेंस की स्टडी के अंदर भी यूज कर सकते हैं कि किस प्रकार से भारत का जो लोकतंत्र है सर्वसमावेशी लोकतंत्र है। उसके अंदर दो आर्टिकल हम रेफरेंस देके बता सकते हैं कि आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 ये बताता है कि भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र सर्वसमावेशी लोकतंत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा के अंदर जो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित स्थान है उनकी संख्या कितनी है। लोकसभा के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए जो सीटें रिजर्व की गई है, कहाँ पे रिजर्व की गई हैं? आर्टिकल 330 के अंदर।
तो उनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी है, वो संख्या देख लेते हैं। अगर ये फैक्ट है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, फिर मैं वही बता रहा हूँ कि आप मेंस की स्टडी में भी भारत में किस प्रकार से एक सर्वसमावेशी लोकतंत्र है, उसके लिए आप बता सकते हो, ये फैक्ट देके भी बता सकते हो कि भारत में इस प्रकार से सर्वसमावेशी लोकतंत्र है। तो अगर एससी की बात की जाए तो वर्तमान समय में एससी के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, 84, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, 84 सीटें हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं, 47, कितनी है, 47 सीटें रिजर्व की गई हैं। लेकिन एक फैक्ट यहाँ पे और भी याद रख लेना कि राजस्थान में कुल सीटें कितनी है, अभी 25 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। उन 25 सीटों में से 4 सीटें तो किसके लिए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, और 3 सीटें किसके लिए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं। तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे पूछा था अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, 84 सीटें दी गई है। राजस्थान में कितनी है, 4-3 है, और भारत के अंदर कितनी है, 84 और 47, ये ध्यान में रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है, सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है जिसकी गणना होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है साथियों, कि सामान्यतः लोकसभा की अवधि की जो 5 वर्ष की गणना होती है, वो 5 वर्ष की गणना कब से कब तक की होती है। लोकसभा के लिए चुनाव के दिन से, यानी कि जिस दिन लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया वहीं से 5 वर्ष होगा, या लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से। सी ऑप्शन में बोला गया है कि लोकसभा की मतगणना के दिन से, यानी जिस दिन वोटिंग क्या कर ली जाएगी, काउंटिंग कर ली जाएगी, वहां से 5 वर्ष होगी। तो हम लोकसभा के कार्यकाल के संदर्भ में जो मुख्य मुख्य बिंदु है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल, अगर हमारे सदनों के कार्यकाल की बात की जाए तो सदनों के कार्यकाल का जो प्रोविजन है, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 83 के अंदर किया गया है। क्या बोला गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। लेकिन ये 5 वर्ष कब से होगा, जब प्रथम बैठक से, लोकसभा की जिस दिन प्रथम बैठक होगी या लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन होगा, उस प्रथम अधिवेशन से कितने वर्ष तक होगा, 5 वर्ष तक। ना तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, लोकसभा के चुनाव के दिन से होगा क्या, नहीं। लोकसभा के मतगणना के दिन से होगा क्या, नहीं। तो कब से होगा, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से ऐसा होगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, प्रथम बैठक से या प्रथम अधिवेशन से ये कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। लेकिन और जैसे ही 5 वर्ष कंप्लीट होंगे वैसे ही क्या हो जाएगी, लोकसभा विघटित हो जाएगी। जैसे ही 5 वर्ष कंप्लीट होंगे लोकसभा अपने आप ही क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति द्वारा, 5 वर्षों से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको विघटित किया जा सकता है। 5 वर्षों से पूर्व भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह एवं परामर्श पर क्या कर सकता है, इसको विघटित भी कर सकता है। उसके अलावा क्या इसके कार्यकाल को 5 वर्ष ही रखा जाएगा, या कभी किसी कंडीशन के अंदर या किसी परिस्थितियों में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ध्यान में रखें कि इसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिस दिन मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया है, उस समाप्ति की अवधि से 6 माह से अधिक नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए जनवरी के अंदर क्या हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया, तो यहाँ से 6 माह जोड़ लो, वहीं तक वो लोकसभा चलनी चाहिए, उसके बाद में इलेक्शन हो जाने चाहिए। और उसके अलावा एक फैक्ट ये ध्यान में रखने हैं कि अभी तक क्या कभी बढ़ाया गया है क्या, लोकसभा की अवधि को कभी बढ़ाया गया, हाँ एक बार बढ़ाया गया था। एक बार तब बढ़ाया गया था जब 25 अप्रैल 1975 के अंदर भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, और उस समय की जो लोकसभा चल रही होती है, तो उस लोकसभा का कार्यकाल 1976 से 1977 तक किया जाता है। तो वो लोकसभा कौन सी थी, वो लोकसभा थी साथियों 5वीं लोकसभा। और वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। तो केवल कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। और यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है कि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, और 5 वर्ष कब से कब तक होती है, जिस दिन क्या कर लिया जाए,
लोकसभा की प्रथम बैठक होगी या लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन होगा उस अधिवेशन से कितने वर्ष तक होगी, 5 वर्ष तक होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, वो कार्यकाल से है वापस संबंधित क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, गलत है साथियों। बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 माह तक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। अभी तो एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए उसके बाद में भी और बढ़ाना हो तो वापस क्या करना पड़ेगा, वापस 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 2 बार में 2 वर्ष के लिए, फिर 3 बार में 3 वर्ष के लिए। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा, क्योंकि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में कितने वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में डी ऑप्शन की बात करें तो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए, एक बार में 2 वर्ष के लिए नहीं अपितु तो एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 1976 के अंदर जो 5वीं लोकसभा चल रही थी उसका क्या किया गया था, कार्यकाल को बढ़ाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है या विघटित किया जा सकता है। ये विघटित किसके द्वारा किया जा सकता है? ए ऑप्शन में लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार ऐसा कर सकता है। बी ऑप्शन में है कि अध्यक्ष को जब इच्छा हो जाए अध्यक्ष ऐसा कर सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष। सी ऑप्शन में बोला है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा किया जाएगा, और डी ऑप्शन में बोला है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर ऐसा करेगा। अब देखो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के अंदर प्रणाली अपनाई गई है संसदीय प्रणाली, यानी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर 2 प्रकार की कार्यपालिका चलती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका चलती है, नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति, और एक है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि मंत्री परिषद है। अब देखो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 53 की बात करें तो आर्टिकल 53 क्या बोल रहा है, यानी आर्टिकल 53 क्या बोल रहा है कि संघ सरकार की जो समुच्चय कार्यपालिकाएं शक्तियां हैं, संघ सरकार की समुच्चय कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, या तो कर सकता है स्वयं, और या क्या कर सकता है अपने अधीनस्थ अधिकारी, या क्या करेगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह से ऐसा करने वाला है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से ऐसा करने वाला है। क्या लिखा है आर्टिकल 53 के अंदर? आर्टिकल 53 में यह लिखा है कि संघ सरकार की समुच्चय कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। अब देखो यहां से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की, आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 74 ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ पे क्या स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रपति स्वयं कुछ नहीं करेगा, वो क्या कार्य करेगा, वो वही कार्य करेगा जो ये मंत्री परिषद उसको सलाह देगी, इसका तात्पर्य है कि जब भी कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राष्ट्रपति शब्द लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा सदन को आहूत किया जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा रहा है, सदन को विघटित किया जा रहा है, तो उस समय साथियों हमें 2 आर्टिकल को उस आर्टिकल के साथ में कमेंट करके पढ़ना है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 को कमांड में करके पढ़ना है, इनको साथ साथ पढ़ना है। अब है कि लोकसभा का विघटन का कॉन्सेप्ट कहां पे दिया गया है, आर्टिकल 85 में दिया गया है कि लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो अगर इन 3 आर्टिकल को ऐसा एक साथ पढ़ते हैं तो क्या होता है
कि बोला है कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति किसकी अकॉर्डिंग कार्य करेगा, मंत्री परिषद की सलाह एवं परामर्श के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, लोकसभा का विघटन किया जाएगा, लेकिन स्वयं अपनी इच्छा से नहीं करेगा, अपितु किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर ऐसा किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या है, मंत्री परिषद है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार आपको और बोल रहा हूं कि जब भी राष्ट्रपति को पढ़ना है तो हमेशा 2 आर्टिकल साथ में कमांड लेना है, और तीसरा आर्टिकल वो हो जाएगा, जैसे हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। लेकिन अगर केवल 1, 2, 3 को पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि वास्तव में राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी कर रहा है, लेकिन साथ में किसको पढ़ना है, इन 2 आर्टिकल को साथ में पढ़ना है। तो ये 2 आर्टिकल क्या बताएंगे कि अध्यादेश कैसे जारी करेगा, मंत्री परिषद की सलाह एवं परामर्श पर ही क्या करने वाला है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 आर्टिकल से संबंधित है। तो ये आर्टिकल भी थोड़े हम देख लेते हैं कि संसद का गठन किस किस के मिलने से होता है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के मिलने से होता है, और संसद का गठन का जो प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 79 में है। तो ये आर्टिकल यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 के अंदर किससे क्या दिया गया है, कंपोजिशन ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल के बारे में दिया गया है, राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में है लोकसभा की संरचना, तो लोकसभा की संरचना है आर्टिकल 81 के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 82 के अंदर क्या बोला गया है कि हम जनसंख्या का, प्रत्येक जनगणना के बाद में जनसंख्या को लोकसभा की सीटों को समायोजित करने के लिए या लोकसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं, एक परिसमन आयोग का गठन करने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम आर्टिकल 83 की बात करें तो आर्टिकल 83 में क्या दिया गया है, जो हमारे सदन हैं उन सदनों की अवधि के बारे में बात की गई है कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन होगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा, जबकि लोकसभा क्या होगा, एक स्थायी सदन होगा। इसका तात्पर्य उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और समयावधि से पूर्व भी उसको क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया भी जा सकता है। अगर आर्टिकल 84 की बात की जाए तो आर्टिकल 84 में क्या दे रखा है, सांसदों की योग्यता। आर्टिकल 84 में क्या दिया गया है, सांसदों की योग्यता से संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं। और आर्टिकल 85 में किससे रिलेटेड प्रोविजन है कि संसद का 70 और उसका 17वां और उसका विघटन, ये तीनों कहाँ पे दिए हुए हैं, आर्टिकल 85। संसद का 70 किसके द्वारा बुलाया जाएगा, संसद का 70 किसके द्वारा बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा। लेकिन फिर अभी मैंने बोला आपकी कि आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 85 को एक साथ पढ़ो कि राष्ट्रपति 70 को आहूत करेगा। क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से 70 को आहूत करेगा क्या, नहीं, राष्ट्रपति तभी 70 को आहूत करेगा जब मंत्री परिषद क्या देगी, उसको सलाह एवं परामर्श देगी। संसद का 70 किसके द्वारा आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, यानी बुलाया जाता है। और ऐसा वो किसकी सलाह से करने वाले हैं, मंत्री परिषद की सलाह से करने वाले हैं। 70 का अवसान यानी कि जो संसद के अंदर 3 सत्र चलते हैं, उन सत्रों की समाप्ति की घोषणा भी किसकी के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और सदन का जो लोकसभा का विघटन का तात्पर्य हो कि वो लोकसभा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में अगर कोई लोकसभा आनी है तो वो नई लोकसभा चुनाव जीत के आएगी। और 70 का अवसान है कि जो 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, केवल उन सत्रों की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो ये प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 85 के अंदर है। तो ये हमने जो लोकसभा है, लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाने, जिसके अंदर हमने साथ में साथियों जो उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उस कॉन्सेप्चुअल पार्ट का भी अध्ययन करने का प्रयास किया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।